हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री देखने से पहले एक बार ये जो वर्ड है माइक्रोबायोलॉजी, इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग उसके इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री को देखेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है ये बेसिकली हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है माइक्रो, दूसरा है बायो और तीसरा है लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्मॉल लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी करना ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो लाइफ साइंस का है, एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। द स्पेशलिस्ट हु स्टडी अबाउट माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और जो स्पेशलिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विदाउट मैग्निफिकेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखने में काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और इनको हम लोग बिना मैग्नीफिकेशन के, मतलब बिना जूम किए, हम लोग अपने नेकेड आई से, खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, प्रोटोजोआ, वायरसेस। ये जो है ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल्स होता है। ये तो हो गया माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। अब इसके हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसको बेसिकली एराज में डिवाइड किया गया है, जो कि है डिस्कवरी एरा, ट्रांजिशन एरा, गोल्डन एरा और मॉडर्न एरा। चारों एरा को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्कवरी एरा क्या है। Discovery era, it is also known as spontaneous era. The era starts with Aristotle, who believed that living organism could develop from non-living things. डिस्कवरी एरा जो है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस एरा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो एरा है ये हमारा अरिस्टोटल के साथ स्टार्ट होता है, जिनका ये मानना था, जो ये बिलीव करते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग से भी आ सकते हैं। मतलब जो जीव जंतु है वो हमारे ऐसे चीज़ों से आ सकते हैं जिनके अंदर जीवन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं था, साइंस हमारा उतना डेवलप नहीं था। इसीलिए उस टाइम के लोगों का मानना था कि जो हमारा जीव है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थिंग से भी आ सकते हैं। और डिस्कवरी एरा में पहले साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का नाम आप सबने सुना हुआ होगा, जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था। इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इसको डिस्कस करते हैं। In 1665, Robert Hooke developed first microscope made up of a simple lens with a magnification power of approximately 30 times. रॉबर्ट हुक जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, 1665 ईस्वी में उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो कि सिंपल लेंस से बना हुआ था। आप उस माइक्रोस्कोप का इमेज देख सकते हैं। और इस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर लगभग 30 गुना था। मतलब किसी भी नॉर्मल चीज़ को हम लोग उस माइक्रोस्कोप में 30 गुना ज़्यादा बड़ा देख सकते हैं। He viewed numerous small structure, example eye of a fly, a bee stinger and the cell of a protozoa. उस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके उन्होंने बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखे, जैसे मक्खी का आँख को देखा उन्होंने, बी स्टिंगर मतलब जो मधुमक्खी का डंक होता है उसको देखा। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ का सेल होता है उसको देखा। एंड विद दिस द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबायोलॉजी बिगन। और इसी के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके स्टडी का शुरुआत होता है। Hooke also behaved thin slices of cork obtained from the specific type of oak tree and observed that cork was made up of very small box-like structure. इसके अलावा हुक ने क्या देखा, छोटे छोटे टुकड़े देखे, कॉर्क के छोटे छोटे टुकड़े देखे जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री से मिल रहे थे जिसका नाम था ओक ट्री। और ये ऑब्जर्व किया कि जो कॉर्क है वो बहुत ही छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, विच नेम्ड एज सेल्स, जिसका उन्होंने नाम सेल्स दिया। हुक पब्लिश्ड हिज वर्क इन ए बुक माइक्रोग्राफिया। और हुक ने जितने भी रिसर्च किए, जितने भी काम किए, और सारे काम को उन्होंने अपने एक बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। आप इस बुक को भी देख सकते हैं। रॉबर्ट हुक के बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वैन लीनहॉक। इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है।
Antony van Leeuwenhoek, a Dutch tradesman and scientist, developed microscope and first time studied the microbes. एंटोनी वैन लीनहॉक जो कि एक डच ट्रेड्समैन के साथ साथ साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने एक अपना माइक्रोस्कोप बनाया था और फर्स्ट टाइम उन्होंने माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किया था. एंटोनी वैन लीनहॉक यूज्ड हिज हैंड क्राफ्टेड माइक्रोस्कोप and firstly observed and described microorganism which he named animalcules. एंटोनी वैन लीनहॉक ने जो अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, उस माइक्रोस्कोप को अभी इमेज आप देख सकते हैं. उस हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हुए उन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया और डिस्क्राइब भी किया, जिसका उन्होंने एक नाम दिया जो नाम था एनिमलक्यूलस, नन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाउडेज, और उसको हम लोग आज के ज़माने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं. He also observed and recorded other microscopic organisms and structures such as muscle fibers, blood flowing in capillaries. इसके अलावा उन्होंने कई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर्स देखा जाए और उसको ऑब्जर्व किया, साथ साथ रिकॉर्ड भी किया, जैसे कि मसल फाइबर, उसके बाद कैपिलरीज के अंदर कैसे ब्लड फ्लो करता है, इसको भी उन्होंने देखा. टू हिज वर्क एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एट द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. और उनके काम और डेवलपमेंट को देखते हुए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. ये तो हो गया एंटोनी वैन लीनहॉक. तो एंटोनी वैन लीनहॉक के साथ हमारा डिस्कवरी एरा एंड होता है और डिस्कवरी एरा के बाद नेक्स्ट जो एरा है वो हमारा है ट्रांजिशन एरा. ट्रांजिशन एरा development of microbiology raised some important questions towards the belief of spontaneous generation. अब डिस्कवरी एरा में जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी हो गया तो लोगों ने क्या किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन अराइज करना चालू कर दिया. इसी में जो पहले साइंटिस्ट थे फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने सबसे पहला इसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो थ्योरी है वो सही नहीं है. Francisco Reddy, he was the first scientist who challenged the theory of spontaneous generation. फ्रांसिस्को रेड्डी जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को चैलेंज किया था. He concluded that flies had reproductive organs and lay eggs when they land on pieces of exposed meat. These eggs are then hatched to maggots. उनका ये कहना था कि जो फ्लाइज है, मतलब जो मक्खियाँ है, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और वो जो है अंडे देती है. जब वे किसी भी मीट के जो ऐसा मीट है जो कि खुला हुआ है या फिर और भी किसी चीज़ के ऊपर बैठती है तो क्या करती है, वो अंडे दे देती है उनके ऊपर, और ये अंडे आगे चल के मैगॉट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी से फिर हमारा बैक्टीरिया वगैरह का डेवलपमेंट होता है. In the 1670s, Reddy performed an experiment in which he prevented the entry of flies in jars of meat by covering them with a fine lace. 1670s में रेड्डी ने इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक जार लिया, उस जार के अंदर मीट भर दिया और फिर उसके ऊपर फाइन लेस मतलब एक कपड़ा से ढक दिया. ही सोज दैट मैगॉट्स वुड नॉट अराइज फ्रॉम मीट इफ इट इज़ कवर्ड. और ये पाया कि अगर हम लोग उसको कपड़े से ढक देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मक्खी वगैरह कोई एंट्री नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से उसमें मैगॉट्स नहीं अराइज होंगे. बाय दिस द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज टेम्परली रिवोक्ड बाय रेड्डी. और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो थ्योरी था वो कुछ टाइम के लिए रेड्डी के द्वारा रिवोक्ड कर दिया गया, हटा दिया गया. इस इमेज का यूज़ करके हम फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं. तो सिंपल एक जार था, जार के अंदर हमारा ब्रॉथ रखा हुआ है और इसके ऊपर इनको कपड़ा से कवर कर दिया गया. कवर होने के वजह से इसके अंदर जो मक्खी वगैरह है वो एंट्री नहीं कर पाया और इसके अंदर का जो ब्रॉथ था वो कॉन्टामिनेशन नहीं हुआ उसमें, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ. फ्रांसिस्को रेड्डी के बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जॉन निदाम. ये जो थे ये एक्चुअली स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के सपोर्टर ही थे. निदाम प्लेस्ड मटन ग्रेवी इन ए फ्लास्क, बॉइल्ड इट टू किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स एंड देन सील्ड इट एज रेड्डी हैज़ सील्ड. निदाम ने क्या किया, सेम मटन ग्रेवी लिया, उसको फ्लास्क के अंदर बंद किया, फिर उसको बॉयल किया ताकि अगर उसमें पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो ख़त्म हो जाए. फिर उसको सील करने के बाद फिर उसको सील कर दिया रेड्डी के जैसा ही. आफ्टर अ फ्यू डेज निदाम एग्जामिन द मटन ग्रेवी अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड फाउंड इट
टीमिंग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ दिनों के बाद जब निदाम ने उसको जांच किया, उसका एग्जामिनेशन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पाया कि जो हमारा मटन ग्रेवी था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरा एकदम भर गया है। इस डायग्राम का यूज़ करके हम लोग जॉन निदाम के एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। सिंपल, उन्होंने एक जार लिया, जार के अंदर मटन ग्रेवी को रखा, फिर उसको हीट किया ताकि अगर इसके अंदर पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है तो वो किल हो जाए। फिर उसको सेम रेडी के जैसा कवर कर दिया। कवर करने के बाद भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया। फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जब जॉन निदाम ने यही एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया। तो इसी बात को क्लेरिफाई करने के लिए नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं, एबी लेज़ारो स्पेलेंजेनी। एबी लेज़ारो स्पेलेंजेनी was an Italian scientist. He disapproved the Needham experiment. एबी लेज़ारो स्पेलेंजेनी, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने निदाम के एक्सपेरिमेंट को डिसअप्रूव्ड कर दिया। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एयर कैरीज जम, और उन्होंने ये करके डेमो करके दिखाया कि जो एयर है उसके द्वारा जम्स कैरी हो सकते हैं। इन 1767 स्पेलेंजेनी परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट in which he took vegetable broth and meat and boiled them. After that, he sealed the neck by melting the glass somewhere. Some flasks were left open to the air, some were closed by using corks. 1767 में उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वेजिटेबल ब्रॉथ लिया और मीट लिया, उसको बॉईल किया ताकि अगर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह पहले से है तो वो किल हो जाए। फिर बॉईल करने के बाद उसको सील किया। कैसे सील किया, एक कंटेनर को ग्लास मेल्ट करके सील कर दिया गया और कुछ कंटेनर को खुला छोड़ दिया गया और कुछ कंटेनर को कॉर्क से बंद कर दिया गया। नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेर फाउंड इन द सील्ड कंटेनर, और जो सील्ड कंटेनर था उसमें किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ। वाइल दोज एक्सपोज टू एयर शोड माइक्रोबियल ग्रोथ, इंडिकेटिंग दैट contamination from the air rather than spontaneous generation was responsible for the growth। और जैसे कि देखें कि जो सील्ड कंटेनर था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन जो कंटेनर खुला था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हो गया एयर के कारण, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो कॉन्टामिनेशन हुआ था वो हमारा एयर के थ्रू हो रहा था, ना कि इसके लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन रिस्पॉन्सिबल था। He disapproved the theory of spontaneous generation and proposed the theory of biogenesis। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का थ्योरी था उसको उन्होंने डिसअप्रूव्ड किया, नहीं माना, और अलग से अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम था बायोजेनेसिस। द बायोजेनेसिस वॉज लेटर प्रूव्ड एंड सपोर्टेड बाय लुइस पास्चर। और जो बायोजेनेसिस का थ्योरी था वो आगे चलकर लुइस पास्चर के द्वारा सपोर्ट भी किया गया। स्पेलेंजेनी के एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, उन्होंने दो कंटेनर लिया, दोनों कंटेनर के अंदर ब्रॉथ रख दिया, एक को क्या किया उन्होंने सील कर दिया और एक को खुला छोड़ दिया। जो सील्ड कंटेनर था उसके अंदर क्योंकि हवा वगैरह का एंट्री नहीं हो पाया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुए, लेकिन जो दूसरा कंटेनर था वो क्योंकि ओपन था तो उसमें हवा के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह एंटर कर गए और उसमें माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हुआ था। और इससे ये प्रूफ हुआ कि जो एयर वगैरह है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है। अब इसके बाद आता है हमारा गोल्डन इरा। गोल्डन इरा जो है उसको सबसे बेस्ट इरा कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। क्यों कहा जाता है उसको देख लेते हैं। गोल्डन इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। जो माइक्रोबायोलॉजी का जो गोल्डन इरा है वो लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के वर्क के साथ स्टार्ट होता है। द मेजर अचीवमेंट इन द गोल्डन इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज ए नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स वर डिस्कवर्ड। और गोल्डन इरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था कि इस इरा में हमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स के बारे में पता चला जिससे कि डिजीज़ हो सकता है। साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड रोल ऑफ इम्यूनिटी इन प्रिवेंटिंग डिजीज़। साथ ही साथ साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ये पहचान में लिया था कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का क्या रोल है डिजीज़ से प्रिवेंट होने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर सेवरल डिजीज़। इसी के साथ साथ गोल्डन इरा में बहुत सारे बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन्स का भी डेवलपमेंट हो गया।
जैसे कि हमने देखा अभी कि गोल्डन एरा हम जो है हमारा लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के साथ स्टार्ट होता है। तो लुइस पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था? लुइस पास्चर वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट। लुइस पास्चर जो थे वो एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट भी थे, नन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। और लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अगर एग्ज़ाम में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमारा एंटोनी वैन ल्यूनहॉफ, लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाए तो हो जाएगा लुइस पास्चर। नन फॉर इसके अलावा लुइस पास्चर को और किन किन चीज़ों के लिए जाना था? तो पहला था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ ईस्ट इन फर्मेंटेशन, उन्होंने ही बताया था कि फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट का क्या रोल है। पास्चुराइजेशन थ्योरी के लिए उन्हें जाना जाता है। जो रैबीज़ का जो वैक्सीन होता है उसका डेवलपमेंट लुइस पास्चर ने ही किया था। इसके अलावा कोलेरा का वैक्सीन हो गया, एंथ्रेक्स का वैक्सीन हो गया, इन सब का डेवलपमेंट लुइस पास्चर ने ही किया था। Also performed swan neck flask experiment and strictly disapproved the theory of spontaneous generation। इसके अलावा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो थ्योरी था उसको एकदम पूरा स्ट्रिक्टली डिसअप्रूव्ड कर दिया। क्या था ये स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, उसको भी देख लेंगे। जैसा कि इसका नाम में ही है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो फ्लास्क का यूज़ किया गया था उसका जो नेक था वो बेसिकली स्वान के जैसा था, मतलब हंस के जैसा था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स सम प्रपोज्ड दैट द माइक्रोब्स आर आल्सो अराइजेस बाय द स्पॉन्टेनियस जनरेशन दैट इज़ फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी होने के बाद भी कुछ लोगों का मानना था कि जो माइक्रोब्स है वो हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू भी आ सकते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल से भी आ सकते हैं। लुइस पास्चर डिसाइड टू अप्रोच अगेंस्ट दिस थ्योरी, सो ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। और इसी थ्योरी के खिलाफ उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको हम लोग स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। क्या कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ही टेकन स्वान नेक द फ्लास्क एंड ए ऑर्डिनरी फ्लास्क। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो फ्लास्क लिए, एक था स्वान नेक द फ्लास्क जिसका मतलब नेक जो था वो हल्का मुड़ा हुआ था, और एक नॉर्मल फ्लास्क था। ही प्रिपेयर्ड ए न्यूट्रिएंट ब्रॉथ प्लेस टू इक्वल अमाउंट ऑफ ब्रॉथ इनटू बोथ फ्लास्क। उन्होंने इसके बाद एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाया और दोनों ही फ्लास्क में इक्वल अमाउंट ऑफ ब्रॉथ को डाल दिया। ही बॉइल्ड बोथ फ्लास्क टू किल एनी लिविंग मैटर इन द लिक्विड। डालने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों ही फ्लास्क को अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया ताकि अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह पहले से प्रेजेंट है तो उसको किल कर दिया जाए। इट इज़ लेफ्ट टू रूम टेम्परेचर, फिर इसको रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया गया। ही ऑब्जर्व्ड इट आफ्टर सेवरल डेज। ब्रॉथ इन द स्ट्रेट नेक फ्लास्क वॉज डिस्कलर्ड एंड क्लाउडी बट द ब्रॉथ इन द स्वान नेक फ्लास्क हैड नो चेंज। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया तो क्या पाया कि जो ब्रॉथ स्ट्रेट नेक फ्लास्क में था वो डिस्कलर्ड और क्लाउडी हो गया, मतलब उसका कलर चेंज हो गया, और क्लाउडी मतलब हल्का मिट्टी मिट्टी जैसा हो गया। बट द ब्रॉथ इन द स्वान नेक्ड फ्लास्क हैड नो चेंज। और पर जो ब्रॉथ स्वान नेक्ड फ्लास्क में था उसमें किसी भी तरीके का चेंजेस देखने को नहीं मिला। द जर्म्स इन द एयर इज अनेबल टू मूव इन कर्व्ड नेक फ्लास्क बट इट इज़ ईजिली मूव टू द स्ट्रेट नेक फ्लास्क। इसका रीज़न यही था कि जो जर्म्स था, जो एयर में जो जर्म्स था वो कर्व्ड नेक फ्लास्क के थ्रू मूव नहीं कर पाया, अंदर नहीं जा सका, लेकिन जो स्ट्रेट नेक फ्लास्क था उसके अंदर से वो ईजिली मूव कर गया। इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि दो फ्लास्क था, एक हमारा नॉर्मल फ्लास्क और एक था हमारा स्वान नेक्ड फ्लास्क। दोनों ही फ्लास्क को बॉयल किया, बॉयल करने के बाद जब उसको छोड़ दिया गया तो जो हमारा ऑर्डिनरी फ्लास्क था उसमें बैक्टीरिया हवा से इजीली अंदर चला गया और उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया। लेकिन जो हमारा स्वान नेक्ड फ्लास्क था क्योंकि वो मुड़ा हुआ था तो उसके अंदर एयर और बैक्टीरिया एंटर नहीं कर पाए, और ये जो ब्रॉथ था वो हमारा वैसे का वैसे ही रहा, इसमें किसी भी तरीके का बैक्टीरिया ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो ये था लुइस पास्चर। नेक्स्ट रॉबर्ट कोच कौन थे, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट कोच वॉज बॉर्न ऑन 11 दिसंबर 1843 इन जर्मनी। और रॉबर्ट कोच जो थे उनका जन्म जर्मनी में 11 दिसंबर 1843 में हुआ था। ही इंट्रोड्यूस्ड मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। हम बैक्टीरिया को प्योर कल्चर में कैसे आइसोलेट करते हैं, वो मेथड रॉबर्ट कोच ने ही इंट्रोड्यूस किया था। कैसे प्योर कल्चर क्या होता है, कैसे करते हैं, ये हमारे आगे आएगा। कोच सपोर्टेड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके अलावा जो लुइस पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था और रॉबर्ट कोच ने उसको सपोर्ट भी किया, और जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो थ्योरी था उसको रिजेक्ट कर दिया।
He was the first bacteriologist to discover the causative agent of anthrax, tuberculosis and cholera. जो रॉबर्ट कोच जो थे वो फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट हम लोग उनको कहते हैं जो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करते हैं, जिन्होंने एंथ्रेक्स का कॉजिटिव एजेंट, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का कॉजिटिव एजेंट और कोलेरा का कॉजिटिव एजेंट्स को उन्होंने ही डिस्कवर किया था। नेक्स्ट रॉबर्ट कोच के बाद हमारे आते हैं जोसेफ लिस्टर। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था? जोसेफ लिस्टर वाज नॉन एज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो जोसेफ लिस्टर को हम लोग फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। जोसेफ रियलाइज्ड दैट death from operations mostly occurs from infections due to unclean instrument। जो हमारे जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो ऑपरेशंस के बाद जो डेथ हो रहे हैं वो बेसिकली हमारा इन्फेक्शंस के कारण हो रहे हैं, और ये इंस्पेक्शन का कारण मेन कारण था कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा था वो अनक्लीन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा था। ही स्टार्टेड यूजिंग कार्बोलिक एसिड ड्यूरिंग ऑपरेशन टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन। तो इन्फेक्शन का रिस्क को कम करने के लिए, एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन के दौरान कार्बोलिक एसिड यानी कि फिनॉल का यूज़ करने लगे वो। ही स्प्रे इट ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वुंड एंड ड्रेसिंग एंड फाउंड अ बिग रिडक्शन ऑफ इन्फेक्शंस। उन्होंने क्या किया, जो फिनॉल था उसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, वुंड्स घाव के ऊपर और ड्रेसिंग्स के ऊपर उसका स्प्रे करना चालू कर दिया, और जो इन्फेक्शन हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। नेक्स्ट जोसेफ लिस्टर के बाद हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी का मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा जो अभी तक कंटिन्यू है। मॉडर्न एरा में क्या डिस्कवरी हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे। By the 1970s, research on bacterial physiology, biochemistry and genetics had advanced। 1970s में मतलब मॉडर्न एरा में हमारा बैक्टीरियल फिजियोलॉजी के ऊपर, बैक्टीरिया के बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, उसके जेनेटिक्स के ऊपर जो रिसर्च था वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। इट वॉज पॉसिबल टू मैनिपुलेट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मॉडर्न एरा में ये पॉसिबल हो गया कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। The genetic code was decoded by Professor Hargobind Khorana along with Nirenberg and co-workers in 1965। They were awarded with Nobel Prize for this work। और जो जेनेटिक कोड है उसको प्रोफेसर हरगोविंद खुराना और निरनबर्ग और उनके कुछ को-वर्कर्स के द्वारा डिकोड किया गया, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। इन 2005 बैरी जे मार्शल एंड रॉबिन वॉरेन won Nobel Prize for showing that painful ulcer in the stomach and intestine is caused due to infections of Helicobacter pylori and not due to stress। इसके अलावा 2005 में बैरी जे मार्शल और रॉबिन वॉरेन को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में जो पेनफुल अल्सर्स होते हैं, जो घाव होते हैं, उसका कारण एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायरोली। इसी के वजह से हमारा अल्सर हो रहा था, ना ही स्ट्रेस के कारण हो रहा था। तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये था हमारा माइक्रोबायोलॉजी का मॉडर्न एरा। आई होप आपको चारों एरा समझ में आ गया होगा। इसका अलावा इसमें और एक चीज़ है जो कि है एरा ऑफ केमोथेरेपी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स। इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं केमोथेरेपी क्या है। केमोथेरेपी जो वर्ड है वो बेसिकली हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है केमो, दूसरा है थेरेपी। केमो मतलब हो गया केमिकल और थेरेपी मतलब हो गया ट्रीटमेंट। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम लोग केमिकल्स का यूज़ करके ठीक करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसे केमोथेरेपी कहेंगे। जैसे कि है द ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स दैट हैव ए स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट अपॉन द डिजीज प्रोड्यूसिंग। मतलब किसी भी डिजीज़ को अगर हम लोग केमिकल्स का यूज़ करके ट्रीट करते हैं तो उसको केमोथेरेपी कहते हैं। और ये जो केमिकल्स यूज़ करेंगे, ये केमिकल जो भी डिजीज़ प्रोड्यूस कर रहा है हमारे बॉडी में, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। केमोथेरेपी एरा में हमारे पहले साइंटिस्ट आते हैं पॉल एरलिच। पॉल एरलिच को हम लोग फादर ऑफ केमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो इन 1910 पॉल एरलिच अलोंग विथ साकाहिरो हाटा डिस्कवर्ड द ड्रग साल्वर्सन। तो 1910 में पॉल एरलिच ने
ताकाहिरो हाटा के साथ मिलके साल्वर्सन नामक एक ड्रग का डिस्कवर किया था। साल्वर्सन जिसको हम लोग मैजिक बुलेट के नाम से भी जानते हैं। क्या यूज़ है इस ड्रग का? तो साल्वर्सन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेफेलिस कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। और साल्वर्सन जो ड्रग है जिसको लोग मैजिक बुलेट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सेफेलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें और एक फेमस पर्सन आते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लगभग हम सब ने उनका नाम सुना हुआ होगा। इन 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक स्कॉटिश फिजिशियन के साथ साथ बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वंडर ड्रग। पेनिसिलिन जो है वो पहला एंटीबायोटिक था और इसको वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन को वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और कुछ साइंटिस्ट आते हैं जो कि है एसे वक्समैन एंड अल्बर्ट स्कैच। In 1944, another antibiotic, streptomycin, was discovered, which is used for the treatment of TB. In 1952, they were awarded with Nobel Prize. और इसके बाद 1944 में और एक एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का डिस्कवर्ड होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसका यूज हम लोग टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और इसके लिए उन्हें 1952 में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ साइंटिस्ट का योगदान था। इन 1947 डॉक्टर पॉल आर बर्कहोल्डर आइसोलेटेड क्लोरामफेनिकोल। इसके अलावा 1947 में डॉक्टर पॉल आर होल्डर ने क्लोरोफेनिकोल का आइसोलेट किया। और इसके अलावा 1948 में डॉक्टर BM डुगर ने ऑरियोमाइसिन को भी आइडेंटिफाई किया। तो ये था बेसिकली हमारा एरा ऑफ केमोथेरेपी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स, और इसके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और उसका पूरा हिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब